हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए कक्षा 10वीं के दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक के। ये सभी प्रश्न 4-4 अंक के हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोग 1, 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न 1 से लेकर 10 तक देख चुके हैं, या इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आइए इसको हल करते हैं। अच्छा, इसके पहले आप लोग समझ लीजिए, हल करने से पहले समझिए। इसको प्रश्न को 2 तरीका से और पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या आनुपातिकता प्रमेय को भी सिद्ध कीजिए, ये लिखा जा सकता है। या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए को लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, उत्तर एक ही तरीका से देना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग गणित के भाषा में लिखेंगे। हम लोग को दिया है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी का चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक भुजा के समांतर एक भुजा बीसी, इसका समांतर एक रेखा डीई लेते हैं, उसी को लिखे हैं डीई समांतर बीसी है। यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है कि यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में मतलब ये यहाँ पर ये डीई जो है ए बी को डी पर काट रही है, तो ए डी और डी बी में जो अनुपात है वही अनुपात ए ई और ई सी में होगा। इसी को लिखते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यह सिद्ध करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सी और डी और सी को मिला देते हैं। बिंदु डी को सी से मिलाया लिखे हैं। उसके बाद दूसरा रचना करते हैं, बी और ई को मिलाएंगे। ई को बी से मिला दिए, इसी को लिखा गया है बिंदु ई को बी से मिलाया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बिंदु ई से हम लोग ए बी पर एक लंब खींचेंगे। इस भुजा पर ये ए बी या ए डी, यहाँ पर अब लंब खींचेंगे ई एफ। और दूसरा काम करेंगे, डी से हम लोग ए सी पर एक लंब खींचेंगे, ये डी जी लंब है। तो तीनों रचना को लिख लिए। अब आते हैं हम लोग उत्पत्ति पर। हम लोग को मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ये बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। इसी को लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते समय हम लोग आधार को ए डी को आधार मानेंगे, और बी डी ई का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय हम लोग बी डी को आधार मानेंगे। तो चित्र को थोड़ा सा इसको घुमा के समझ लीजिए। इस तरह से है, यहाँ पर आपको चित्र एक ही बनाना है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक दूसरा चित्र बनाया हूँ। ये अपना त्रिभुज ए डी ई है, ये वाला त्रिभुज ए डी ई है, और ये दूसरा त्रिभुज है बी डी ई। ये त्रिभुज है, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम लोग। आधार को हम लोग नीचे रखेंगे, यह इस तरह से घुमाकर यहाँ पर ये हो गई, ये एडी हो गई, और ये ऊपर ई रखे हैं। एडी आधार के जैसे बनाए हैं, वैसे यहाँ पर बी डी, यहाँ पर आधार बी डी है। ये बी डी यहाँ पर इसको घुमा कर रख दी है, आधार हो गए। अब सूत्र में 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार तो एडी हो गई, ऊंचाई यहाँ से जो हम लोग लंब डाले से ई से हम लोग लंब डाले थे एफ, यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगे। ई से हम लोग आधार पर लंब एफ डाले थे, तो यही होगी। इसी को लिखते हैं 1/2 गुणित आधार ए डी गुणित ऊंचाई, ये लंब ई एफ है। अब आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ई में। यहाँ पर आधार बी डी आधार हो गई, 1/2 गुणित आधार बी डी, और ऊंचाई ई एफ ऊंचाई है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 अंश हर दोनों में है, कैंसिल कर देते हैं। ई एफ
ये भी अंश में भी है, अंश में है और हर में भी है, इसको भी कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल होने के बाद हम लोग को क्या मिल गई, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटे डीबी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग निकाले हैं दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, वैसे यहाँ पर भी लेंगे। इस बार हम लोग लेंगे ये त्रिभुज एडीई को तो लेंगे ही, और साथ ही साथ हम लोग त्रिभुज सीडीई इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो पहले इसको भी हम लोग दो अभी समझाने के लिए दोनों त्रिभुज को अलग अलग करके समझा रहा हूँ। ये अपना त्रिभुज एडी है और ये त्रिभुज सीडीई है। इसको हम लोग घुमा लेते हैं, आधार को हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर ये त्रिभुज एडीई में आधार को ए को आधार माने हैं, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई या लंब डीजी हो जाएगी, इसी को लिखते हैं 1/2 गुणित आधार ए गुणित ऊंचाई या लंब डीजी। और यहाँ पर आधार सीई होगा 1/2, इसी सूत्र के आधार पर 1/2 गुणित आधार ईसी या सीई जो भी लिखे, और गुणित ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, डीजी ऊंचाई है। अब यहाँ पर भी 1/2 कैंसिल हो जाएगी, डीजी और डीजी भी कैंसिल। तो हम लोग को मिल जाएगी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल बराबर, कटने के बाद जो बचे लिखते हैं ए बटे ईसी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो त्रिभुज है, त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। कारण भी लिखना पड़ेगा, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होते हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को मिलाकर एक नया निष्कर्ष निकालेंगे। इसी तो ये तीनों समीकरण के आधार पर सबसे पहले आते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में क्या है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल बराबर ए बटे ईसी है। अब हम लोग समीकरण 3 में देखिए, सीडी का क्षेत्रफल क्या है, बीडी का क्षेत्रफल है, तो यहाँ सीडी के जगह बीडी लिख सकते हैं। अब आते हैं समीकरण नंबर 1 में, ये एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल कितना है, एडी बटे डीबी, तो इसके जगह हम लोग एडी बटे डीबी लिखते हैं। यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ हम लोग को एक सारणी दिया है, इसके आधार पर बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे अधिक आवृत्ति किसमें है। सबसे अधिक आवृत्ति ये 16 सबसे अधिक आवृत्ति है, इसी को लिखते हैं सबसे अधिक आवृत्ति 16। अब 16 जो है किस वर्ग में है, 20, 30 पर है ये, तो इसको हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग, 20, 30 बहुलक वर्ग है। अब इसके आधार पर बाकी मान निकाल सकते हैं। ये बहुलक वर्ग, इसमें निम्न सीमा क्या है, 20 है। निम्न सीमा को एल से दर्शाते हैं, एल बराबर 20। अब बहुलक वर्ग की आवृत्ति यह 16 है, इसको हम लोग कहेंगे F1। बहुलक वर्ग के बाद की ठीक बाद की आवृत्ति 12 है, इसको हम लोग कहते हैं F2। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति इस 10 है, इसको कहेंगे F0। और वर्ग अंतराल है, यह उच्च सीमा 30 है, इसमें से निम्न सीमा 20 को घटा देते हैं। 30 में से 20 घटाएंगे, हम लोग को मिल जाएगी 10। अब बहुलक के लिए सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। इस सूत्र में हम लोग को मान को बस रखना है। L का मान कितना है, 20 है। F1 का मान 16 है। F0 का मान 10 है। 2F1 है, F1 का मान 16 है, F1 की जगह 16 लिखेंगे। F0 की जगह हम लोग 10 रखेंगे, F0 का मान 10। F2 का मान 12 है, यहाँ पर 12 रखेंगे। H का मान 10 है। अब हम लोग 16 में से 10 को घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 4, और ये 2 और 16 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 32। ये 10 और 12 दोनों माइनस में है, ये जुड़ जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी 10 और 12 माइनस 22 और गुणित
ये 10 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम लोग 32 में से 10 घटाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 32 से 10 घटाने पर मिलेगी 10। ये इस 10 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर अंश और दोनों में 10 है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 10 कैंसिल हो गई, तो हम लोग को मिल गई 20 + 4। 20 और 4 को जोड़ते हैं तो 24। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। हम लोग को दिया है गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, इसको 8 से दर्शाते हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर। हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए सूत्र है πr²h। इसमें मान रखेंगे। सूत्र में पहले 4 है, उसके बाद पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 7 की स्क्वायर, 7 की घात 2 है, इसको हम लोग 7 × 7 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 और 7 कैंसिल हो जाएगी, आंसर दोनों में है, इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद मिल जाएगी 4 × 22 × 7। ये तीनों को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना पहला उत्तर है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग आयतन के लिए सूत्र लगाएंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁴। यहाँ पर भी पाई और आर का मान रखेंगे। 4/3 × पाई का मान 22/7 और r की घात 3, r का मान 7, 7 की घात 3 लिखेंगे। 7 की घात 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे। 7 × 7 × 7। यहाँ पर अंश में एक साथ, हर के एक साथ कैंसिल कर दिए। कैंसिल होने के बाद जो बच गए उसको लिख लेते हैं। 4/3 × 22 × 7 × 7। इतना चारों को गुणा करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 4312/3। ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो मिश्र भिन्न में बदलने पर हमें मिल जाएगी 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पर किस तरह से बदले समझ नहीं आ रही हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक में बेसिक में से का कंटेंट है, वहाँ उसको आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये हो गई, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न 14 है, मूलधन 3000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में दिया है। यहाँ पर समय और साधारण ब्याज दिया है, तो इसके लिए हम लोग को समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचना है। तो इसको तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ पेपर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इस x अक्ष पर हम लोग समय को दर्शाएंगे, समय वर्ष में। इसके लिए हम लोग अंशांकन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम लोग मार्किंग कर लिया। अब उसके बाद ये y अक्ष पर हम लोग ब्याज को दर्शाएंगे। इसके लिए हम लोग 100, 200, 400 इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद सारणी में देखिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 150 रुपये। यहाँ पर ये 1 वर्ष है, इसका 150, ये यहाँ पर 150 आ जाएगी। इस बिंदु को अंकित कर लिए। उसके बाद 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज 300 रुपये, इसको भी हम लोग अंकित कर लेंगे। उसके बाद 3 वर्ष का ब्याज 450, ये 3 वर्ष है, अब इसका ब्याज है 450, इसको भी अंकित कर लेंगे। उसके बाद 4 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, 4 वर्ष का ब्याज 600, इसको भी अंकित कर लेंगे। उसके बाद 5 वर्ष का ब्याज 750, 5 साल का ब्याज 750 रुपये, इसको भी अंकित कर लेंगे। अब तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे। इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और आगे क्वेश्चन देखना होगा तो आप मेरे वेबसाइट के लिंक में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को, 5 नंबर वाले प्रश्नों को बनाएंगे। थैंक यू।